नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय संविधान के ऊपर एक क्लास लेने जा रहे हैं और इस भारतीय संविधान की क्लास में हम एक सीरीज के रूप में इस क्लास को चलाएंगे, जिसमें आज हम भारतीय संविधान के भाग एक पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का जो भाग एक है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के भाग एक को देखें तो भाग एक में शामिल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, यहाँ पर हम इस भाग एक को शुरुआत करने से पहले एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारत की जो प्रशासनिक इकाई है वह दो भागों में विभाजित है। एक तो राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो कि रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा और नागरिकता से संबंधित ऐसे अनेक कई मामले केंद्र सरकार के पास है। वहीं राज्यों की सरकारें राज्य में कानून व्यवस्था और शासन का संचालन करती है। वहीं जो केंद्र सरकार है उसका शासन संघ राज्य क्षेत्रों पर भी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें वह प्रशासक नियुक्त करके प्रशासक के माध्यम से शासन करती है। और कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू और कश्मीर, जहां पर विधानसभा भी है, यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री होता है। वहां पर उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश पर जो सरकार है शासन का नियंत्रण रखती है। तो अब स्टार्ट करते हैं परिचय। तो जो भारतीय संविधान का भाग एक है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अभी हमने चर्चा करी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्योंकि जो भारत है वह राज्यों का संघ है और ये दोनों मिलाकर ही एक पूरे भारत का निर्माण होता है। तो स्टार्टिंग में हम देखें तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो भारतीय संविधान का भाग एक है उसमें अनुच्छेद एक से लगाकर चार तक शामिल है। और एक से लगाकर चार तक में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र और उनका निर्माण कैसे होता है, और अगर भारत के बाहर से यदि किसी देश की प्रवेश की यदि स्थिति बनती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और देश के अंदर ही यदि नए राज्य बनाना हो, उनकी सीमाओं में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वो सभी हम इस भाग के तहत समझेंगे। तो चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। तो आर्टिकल एक से चार तक फैला है और यह भारत के नाम, स्वरूप, उसकी संरचना और नए राज्यों के निर्माण और सीमा परिवर्तन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अगर हम बात करें संविधान सभा में, तो संविधान सभा में देश के नाम पर भी बहस हुई थी। जैसे भारत और इंडिया, ये दोनों नाम है संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में कुछ जो सदस्य थे वे चाहते थे कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा प्राचीन जो नाम है भारत, वही रहना चाहिए, और जो मॉडर्न नाम से देश में विदेशों में इंडिया के नाम से प्रचलित था, तो दोनों ही नाम को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो ये हो गया इंडिया, दैट इज भारत। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्पष्ट किया, जो कि उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, कि जो भारतीय संघ है वह यूनियन है, मतलब जो राज्य है उनको संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। मतलब ये राज्यों के मध्य किसी समझौते से नहीं बना है। इसका स्ट्रक्चर शुरू से ऐसा रखा कि केंद्र के पास पावर ज्यादा है और राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। अमेरिका में शुरुआत में मतलब अमेरिका में फेडरेशन है, जो स्टार्टिंग में ऐसा था कि वहां पे कुछ स्वतंत्र राज्यों ने आपसी समझौते से एक केंद्र का निर्माण किया था। अब इस परिचय और पृष्ठभूमि के पश्चात अनुच्छेदवाद सारांश दे रखा है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद इसके थोड़े से अ, विस्तृत रूप पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आर्टिकल एक की बात करें, अभी ये शुरुआत में दे रखा है तो हम इसको पहले ही कर लेते हैं। भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैले, ये आर्टिकल एक में दिया गया है। भारत अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है ना, राज्यों का संघ होगा, फेडरेशन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है, ठीक है, क्योंकि राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और आपको एक चीज और हम बता दें कि जो मूल संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में उनकी संख्या 12 है। और जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र फर्स्ट शेड्यूल में जो शामिल है। अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। जब बाहर से किसी अन्य देश या अन्य राज्य को हमारे देश में शामिल करना हो तो यह आर्टिकल 2 के तहत संसद कर सकती है। ये देखिए, संसद को शक्ति है कि वह जो भी शर्तें, नई शर्तें जो भी वो चाहे, एक नए राज्य को संघ में प्रवेश दे सकती है। इसमें पहले से विद्यमान राज्य को शामिल करना, मतलब कोई देश या राज्य पहले से विद्यमान है। कई बार
राजनीतिक में राज्य का मतलब एक देश को लेकर भी कहा जाता है। हमारे यहाँ राज्यों का मतलब एक स्टेट से, जैसे कि एमपी, राजस्थान, गुजरात, लेकिन कई बार राज्य मतलब एक देश के रूप में भी इसको कहा जाता है। तो उस पर अपन कभी विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो पहले से विद्यमान राज्य को शामिल करना, बिल्कुल नया राज्य बनाना, यह शक्ति पूर्ण है और यह संसद के पास ही है। एक आर्टिकल और था 2A करके, इसको हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, क्योंकि जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था 1974 में, तो सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा, वो इस आर्टिकल के तहत दिया गया था, 2A के तहत। और 36वें संविधान संशोधन 1975 से जब सिक्किम पूर्ण राज्य बना, तो ये 2A निरस्त हो गया था। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। आर्टिकल 2 का थोड़ा का हमको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आर्टिकल हो गया। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण तथा सीमा और नाम परिवर्तन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम वर्तमान में जो हमारे देश के अंदर जो राज्य स्थापित हैं पहले से, उनकी सीमा, उनका निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। और ये काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। देखिए, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल, नाम बदल सकती है और नए राज्य बना सकती है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है ना? बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के यह नए राज्य का निर्माण या सीमा नाम परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने समय सीमा तय कर सकता है, ऐसा संशोधन भी किया गया था 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा। और एक और 18वां संविधान संशोधन था 1966 का। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जोड़ा गया था, मतलब कि स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में है चौथी अनुसूची, जिसमें अगर प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन, देखिए अभी हमने बात करी कि टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, और वहीं चतुर्थ जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो यदि इन दोनों में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही निर्माण हो पा रहा है एक राज्य का। तो अब बात करते हैं अब इन्हीं सभी आर्टिकलों की एक विस्तृत चर्चा की, जो कि हमारी पीएससी, यूपीएससी, किसी भी राज्य की पीएससी या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें संविधान पूछा जाता है, उसमें हमारे बिल्कुल काम आएगा। तो विस्तृत चर्चा करते हैं आर्टिकल 1 पे। देखिए, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? जो अनुच्छेद 1 है उसका मूल पाठ क्या है? भारत। भारत अर्थात राज्यों का एक संघ होगा, है ना? राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण होगा। वर्ड लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट। अभी हमने बात करी पहली अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में विवरण दिया हुआ है। भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि जैसे एमपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, वो भी समाविष्ट होंगे। अभी अर्जित किए जाए वो अभी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, इसी आर्टिकल के कुछ सब क्लॉज भी हैं, तो उनमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इसका खंडवार विवेचन देख लेते हैं। देखिए, खंडवार विवेचन में आर्टिकल 1 या आर्टिकल 1 का क्लोज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 का क्लोज 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इसमें दो बातें स्पष्ट होती है, देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, और दोनों ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है। आपको याद रखना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है, क्योंकि राज्यों को मिला के एक संघ का निर्माण हो रहा है। यह प्रावधान संविधान सभा में हुई नामकरण बहस का भी परिणाम था। देखिए, नाम को लेकर भी कई बार याचिकाएं दायर की गई, लेकिन उन याचिकाओं को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया, क्योंकि ये नाम संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त थे और इनका भी कोई औचित्य नहीं है कि नाम भारत ही क्यों नहीं है, इंडिया क्यों है। इस प्रकार से कई सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी। तो आर्टिकल 1 का सब क्लोज 1 आपने देख लिया क्या है। अब चलते हैं आर्टिकल 1 के सब क्लोज 2 पे। तो आर्टिकल 1 का जो क्लोज 2 है वह क्या बोलता है? देखिए, जो हमारा मूल संविधान था 1950 में, उसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी, सी, डी। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें यह वर्गीकरण समाप्त कर दिया
और अब जो ये खंड 2 है, आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 2 है, इसमें बस यह इतना कहता है कि राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें होंगे। और अभी हमने देखा है प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है ना। और फर्स्ट शेड्यूल ही राज्यों यूटीज की अंतिम व निर्णायक सूची है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज वगैरह भी आ रहे हैं। अब इसका लास्ट एक और क्लोज है, आर्टिकल 1 क्लोज 3। आर्टिकल 1 क्लोज 3 क्या कहता है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 पार्ट से यहां पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर भी ए बी सी दे रखा है इन्होंने। तो आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का जो क्लोज ए है वो क्या बोलता है, राज्यों के राज्य क्षेत्र फर्स्ट शेड्यूल में सूचीबद्ध सभी राज्य। राज्यों के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आ रहे हैं, वही एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, जितने भी राज्य 28 राज्य। उसके बाद जो आर्टिकल 1 का जो क्लोज 3 है उसका जो क्लोज बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट शेड्यूल मतलब जो प्रथम अनुसूची है उसमें विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, वही अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और चंडीगढ़, इस टाइप से। अब जो लास्ट वाला है आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का क्लोज सी, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, है ना, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब यह खंड भविष्य में संधि, यदि हम किसी देश से यदि कोई संधि करते हैं या यदि किसी अन्य देश से हम यदि कोई भूभाग क्रय करते हैं या कोई भूभाग हमें उपहार के रूप में मिलता है या कोई भूभाग हमें विजय के रूप में मिलता है या किसी अन्य भूभाग को जनमत संग्रह द्वारा यदि भारत में हम जोड़ने का कोई भी प्रयास करते हैं तो वह स्वतः ही इस आर्टिकल में शामिल हो जाता है। आर्टिकल जो 1 है उस 1 का क्लोज 3 का क्लोज सी, है ना। अब इसमें हमने कौन कौन सी किए थे, ये काफी एक इतिहास का इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है इसमें। जैसे गोवा 1961, गोवा को हमने 1961 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया और एक ऑपरेशन विजय चलाया था, क्योंकि गोवा को वे खाली करने के मूड में नहीं थे पुर्तगाली, जो कि आपने सुना होगा वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली जो कि भारत आया था। तो गोवा हमने पुर्तगालियों से 1961 में, उसके अलावा पांडिचेरी 1962 में फ्रांस से, और सिक्किम तो आपको पता ही है 1975 में संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा था। तो इन सभी का जो प्रारंभिक एकीकरण है इसी खंड से हुआ, आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का क्लोज सी। इसके पश्चात जो भी संविधान संशोधन वगैरह हमने किए फर्स्ट शेड्यूल में औपचारिक रूप से फिर उनको जोड़ा गया। अब थोड़ा सा अभी जो हमने ऊपर चर्चा करी थी यूनियन टेरिटरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें अंतर देखिए आप, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर यूनियन ऑफ इंडिया की बोले तो केवल वे राज्य जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और संघ के साथ सत्ता साझा करते हैं, मतलब संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया में। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये व्यापक है, इसमें राज्य भी आ गए हैं, संघ राज्य क्षेत्र भी आ गए हैं और अर्जित राज्य क्षेत्र भी आ गए जो भी हमने बाहर से अर्जित किए हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक व्यापक शब्द है जिसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र आ गए। राज्य आपको पता ही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस प्रकार से। संघ राज्य क्षेत्र अभी हमने बात करी दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी 2 अलग केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र बनाया है, इस प्रकार से। वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये देखिए, और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और ये 28 और 8 मिला के ये सभी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है। फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची में। और जम्मू कश्मीर का अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित करके संसद ने इस राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक फेमस आर्टिकल था 370, इसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान थे, उन विशेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया, प्रभावहीन करके इसका पुनर्गठन करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी हम चलेंगे आगे कि किस प्रकार बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखें तो आर्टिकल 2 व 2A विस्तृत विवेचन देखना है, आर्टिकल 2 और 2A का। तो 2 आर्टिकल पर हम आ गए, आर्टिकल 1 समाप्त हो गया है ना। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्य स्थापित कर सकती है। इस अनुच्छेद में संसद को 2 शक्तियां हैं, एक तो पहले से विद्यमान राज्य को संघ में प्रवेश देना, जो कोई देश, जैसे मैंने बताया राज्य बोल सकते हैं उसको, अगर वो विद्यमान है तो उसको संघ में प्रवेश देना,
और दूसरा पूर्णतः नए राज्य की स्थापना करना। और यह शक्ति विवेकाधीन है और पूर्ण मानी गई है, और यह संसद के पास है। एक स्पष्टीकरण और इसमें दिया हुआ है, गोवा व पांडिचेरी का एकीकरण किस अनुच्छेद से हुआ? तो आर्टिकल 1 का क्लोज 3 का क्लोज सी, इसके तहत हमने उन्हें अर्जित राज्य क्षेत्र में शामिल किया। और उसके बाद जो भी हमने संविधान संशोधन किए, जैसे हमारा 12वां संविधान संशोधन था 1962 में, इसमें गोवा दमन दीव को, और जो 14वां संविधान संशोधन था 1962 में, उसमें पांडिचेरी को औपचारिक रूप से फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। और ये इसके साथ ही बाद में राज्य के रूप में सामने आए, जैसे, और ये तो अभी भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली और पांडिचेरी। 1961 में पुर्तगाली से, देखिए हमने बात की थी, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी, क्योंकि ये बिल्कुल देश जो आजाद हो गया है 1947 में, लेकिन 1960-61 तक ये बने हुए थे और ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सैन्य कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन विजय द्वारा हमें इसको भारत में मिलाना पड़ा, किसको? गोवा को। और पांडिचेरी से तो हमारे मतलब जो फ्रांस के अधीन था, तो इसको एक सिंपल ट्रीटी ऑफ सेशन द्वारा भारत को मिल गया। मतलब इन्होंने कोई ज्यादा परेशान नहीं किया, नॉर्मल तरीके से एक औपचारिक चर्चा के माध्यम से ये हमको जो क्षेत्र था भारत को सौंप दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 2A की। अभी हमने ऊपर सारांश में भी इसको थोड़ा सा देखा था कि जो आर्टिकल 2 है वो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके तहत हमने क्या किया था? सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, मतलब कि सहयोगी राज्य का। और बाद में जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो सिक्किम पूर्ण 22वां राज्य बना देश का, और उसके साथ ही ये 2A निरस्त हो गया। तो इसका कोई काम नहीं है, वर्तमान में ये बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हमारे खास आर्टिकल पे, आर्टिकल 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहां से बनते हैं। अनुच्छेद 3 की यदि हम बात करें, तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य से राज्य क्षेत्र पृथक करके, सपोज ये एक कोई राज्य है, यहां पे मैं बना देता हूं, ये कोई ए राज्य है, किसी भी राज्य से राज्य क्षेत्र पृथक करके इसको काट के एक नया राज्य बना दिया बी। दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, दो अलग अलग राज्य थे सपोज, उन दोनों को मिला दिया उन्होंने, है ना, और एक नया राज्य बना दिया। या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नया राज्य बना सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, उसकी इच्छा है तो वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल अपने हिसाब से बढ़ा सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, यदि किसी राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा दिख रहा है तो उसको घटा सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन, अथवा किसी राज्य का नाम बदल सकेगी। और ऐसा जो भी विधेयक है वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश या किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा। और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने हेतु एक सुनिश्चित अवधि के भीतर भेजेगा। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ऊपर से चला गया। अब जैसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, यहां पे मैं समझा देता हूं। जैसे ये संसद है, संसद बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूं, पी से प्रेसिडेंट, आप समझ जाइएगा। और जो राज्य है, राज्य में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है विधानसभा। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद को अपन वीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और राष्ट्रपति जैसी संरचना राज्यों में भी होती है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ये राज्य का स्ट्रक्चर है। विधानसभा, विधान परिषद हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। एक सेकंड होल्ड करिएगा। विधानसभा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे ये संसद है, संसद बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से। और राज्य का जो विधानमंडल है वह बना है विधानसभा, विधान परिषद या फिर गवर्नर से, वीएसवीपी जी। विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। यहां पर आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में, मतलब विधान परिषद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब यदि किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी सीमा में चेंज करना है, या फिर दो राज्यों को मिला के एक नया राज्य बनाना है, तो
बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के इन दोनों सदनों में से कहीं भी ये विधेयक नहीं लाया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के माध्यम से संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य को सूचना दी जाएगी कि हम आपकी नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, और एक समय सीमा भी तय की जाएगी। अगर राज्य का मन है तो भी, और अगर राज्य का मन ना है तो भी। जैसे सपोज राज्य ने वापस अगर पूछा कि भाई क्या करना है, हम आपके राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, और राज्य की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य का नाम चेंज करें या सीमा में चेंज करें या कोई और परिवर्तन करें, तब भी ये संसद के ऊपर है। संसद को यदि चेंज करना है तो बिल्कुल नया राज्य बना के रहेगी, या नया केंद्र शासित प्रदेश बना के रहेगी, या सीमा में परिवर्तन करके रहेगी, जो भी डिपेंड करता है वह संसद के ऊपर करता है। तो इसको अपन आगे देख लेते हैं क्या चीज आ रही है इसमें। देखिए, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने हेतु सुनिश्चित अवधि के भीतर भेजेगा। यहां तक हमने समझ लिया। अब चलते हैं व्याख्या खंड क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि क से ड, ये क से जो ड तक हम आ रहे हैं, कहां पे आ गया ड, ये ड, क से ड तक राज्य पद के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे हैं, किंतु परंतु में नहीं। 18वां संशोधन 1966 के माध्यम से ये चीज भी जोड़ दी गई थी। और सेकंड व्याख्या की कह रही, जो क की शक्ति में किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भाग को किसी अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र में मिलाकर नया राज्य संघ राज्य क्षेत्र बनाने की शक्ति भी शामिल है। कुल मिला के केंद्र राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र हो, उनको मिला के नया राज्य बना सकती है, जो भी उसका मन हो वह कर सकती है ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लो नीचे, बस ये लास्ट बचा है आर्टिकल 4, जो कि अभी कंप्लीट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो 5वां संविधान संशोधन है 1955, इसमें राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की राय हेतु समय सीमा तय करने और बढ़ाने की शक्ति दी गई है, और मूल अनुच्छेद 3 में यह नहीं था। मैंने अभी बात करी कि अगर संसद किसी राज्य की सीमा में यदि परिवर्तन कर रहा है या नया राज्य बना रहा है, तो वो संबंधित राज्य को सूचना भेजेगा, और उस सूचना में एक समय सीमा तय कर दी गई थी इस संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरी चीज आपको जो बहुत ध्यान रखनी है, जो भी हमने बात भी करी है, जो राज्य विधानमंडल है उसकी राय मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर राज्य का मन नहीं भी है कि भाई हमारा, हम नहीं चाहते कि राज्य का नाम चेंज हो या सीमा में चेंज हो, तो भी संसद उसको चेंज कर सकती है। केवल राय लेना अनिवार्य है। बाबूलाल परांठेवाद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसके बारे में कभी आगे अगर दिया होगा तो हम चर्चा करेंगे। सिर्फ राय लेना अनिवार्य है, उनकी राय मानना बाध्यकारी नहीं है। राज्य ने कहा है कि नहीं, आप इसको नहीं बांटिए बिल्कुल, तो भी कि ठीक है, हमारी इच्छा है, हम इसको बांटे या नहीं बांटे। एक बाबूलाल परांठेवाद था काफी फेमस, इसमें इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। दूसरा, राज्य पुनर्गठन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। राज्यों की सहमति बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यह भारतीय संघवाद की विशिष्टता है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत। अमेरिका में थोड़ा अलग है, यहाँ पर यह है कि भाई सहमति की कोई आवश्यकता नहीं, अगर संसद की इच्छा है तो राज्य का पुनर्गठन करके अपने हिसाब से राज्यों का सीमा, क्षेत्र, नाम या चयन या अन्य राज्य बना सकती है। अब आर्टिकल 4 पे आते हैं। आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है, ये अंतिम आर्टिकल है, उसके बाद कुछ प्रश्न और कुछ थोड़ी सी तुलना है। विस्तृत विवेचन आर्टिकल 4 का, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 1 मतलब जो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के तहत यदि संविधान की जो पहली और चौथी अनुसूची में यदि कोई परिवर्तन होता है, मतलब किसी नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम जुड़ता है या कम होता है, या राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है या कम होती है, तो इस प्रकार का यदि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। कारण क्या था, ये देखो, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। कारण यह था कि जो भी राज्य पुनर्गठन है उसको थोड़ा सा त्वरित और सरल बनाना, ताकि प्रत्येक राज्य निर्माण हेतु अलग से भारी बहुमत वाली संविधान संशोधन वाली प्रक्रिया न अपनाना पड़े। आपको ये ध्यान रखना है, एक आर्टिकल जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया 368, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो इस आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस आर्टिकल में संविधान संशोधन के प्रावधान दिए हुए हैं। किसी भी प्रकार के जो भी संविधान संशोधन है वो इसी आर्टिकल के माध्यम से होता है। लेकिन जो नए राज्य बन रहे हैं, आ रहा है समझ में आपको? नए राज्य बन रहे हैं या किसी नए राज्य को हम बाहर से शामिल कर रहे हैं, देश के बाहर से, तो संविधान की पहली अनुसूची जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, और संविधान की चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, अगर इन दोनों में कोई परिवर्तन होता है इसके तहत, तो उसे हम सिंपल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। मतलब एक सामान्य तरीके से
हो जाएगा बिल्कुल, ताकि अनावश्यक रूप से जो जटिल प्रक्रिया है उससे ना गुजरना पड़े। ये बस इतना कहता है। अब थोड़ा-सा तुलना है, देख लीजिए आप। अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3 तुलना। प्रकृति क्या है? बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 और 3 में बाह्य पुनर्गठन, एक्सटर्नल एडजर्नमेंट, मतलब कि संघ के बाहर से नया क्षेत्र शामिल करना। और आर्टिकल 3 है कि आंतरिक पुनर्गठन, मतलब जो देश के अंदर पहले से विद्यमान राज्य है उनकी सीमा, नाम या उनको चेंज करना। अच्छा, लागू कहां होता है? उन क्षेत्रों पर जो अभी भारत के अंग नहीं है। अनुच्छेद 3 उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों पर जो पहले से ही भारत के अंग है। उदाहरण यदि हम आर्टिकल 2 का देखें तो गोवा, पांडिचेरी, है ना, सिक्किम का एकीकरण हालांकि आर्टिकल 2 की सामान्य प्रक्रिया से नहीं बल्कि सीधे संविधान संशोधन से हुआ था। लेकिन कई बार इसका एग्जांपल भी दिया गया है कई जगह। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 35वां और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था, 1974 और 75। और 2A जो हमने उसको बाद में निरसित कर दिया, क्योंकि वो सिक्किम के लिए एक सहयोगी एसोसिएट स्टेट के रूप में उसको शामिल किया गया था। और फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां अभी हमने देख लिया ऊपर, क्या आर्टिकल 1 क्लोज 3 के सी से उसको शामिल किया गया था। और आर्टिकल 3 जैसे तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, या अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। तो ये अंतर है कि एक बाहर से राज्य या किसी देश को हम एंट्री दे रहे हैं, या देश की सीमा के भीतर ही हम नया राज्य या उसका सीमा परिवर्तन कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, क्या दे रखा है आगे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण वाद है, इनको भी देख लीजिए, ये पीएससी लेवल पर काफी काम आ सकते हैं। बेरूबाड़ी सर, देखिए आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र को विदेश को हस्तांतरित नहीं कर सकती। क्या हुआ कि एक बेरूबाड़ी पाकिस्तान का एक क्षेत्र था, मतलब अ, पाकिस्तान को देना था। तो यह मतलब यह बहस उठी कि क्या आर्टिकल 3 के तहत भारतीय राज्य किसी अन्य विदेशी राज्य को दिया जा सकता है। तो फिर जो बात निकल के आई इस केस के तहत कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेश को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यह केवल राज्यों की आंतरिक सीमा में समायोजन के लिए। कौन? आर्टिकल 3। तो कैसे करेंगे? तो अगर हमको हस्तांतरण करना है किसी भूभाग को अन्य राज्य को, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है। और इसी कारण नौवां संविधान संशोधन 1960 में पारित किया गया था। आगे समझ में आपको? अब सेकंड की यदि हम बात करें, बाबूलाल परांठे बनाम बॉम्बे राज्य, ये वही आर्टिकल जो भी हमने ऊपर बात करी थी कि थोड़ा सा समय सीमा दे दी गई राज्यों को। देखो, अनुच्छेद 3 के प्रावधान में केवल यह अपेक्षित है कि राज्य विधानमंडल की राय ली जाए, सिर्फ राय लेना है, उसे मानना बाध्यकारी नहीं है। किसके लिए? संसद के लिए। विधेयक में संसद द्वारा बाद में किए गए संशोधन हेतु पुनः राज्य विधानमंडल की राय आवश्यक नहीं है। देखिए, एक बार तो आपने राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य को भेज दिया, राज्य के विधानमंडल को विचार करने के लिए। जब राज्य ने वापस अपना कोई भी मत रखा, तो प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर है उसको माने या ना माने। और बाद में यदि राय देने के बाद यदि कोई छोटा मोटा परिवर्तन किया भी है, तो ऐसा नहीं कि दोबारा वापस पूछेंगे कि देखो हमने ये परिवर्तन किया है। वो फिर उनके हिसाब से पारित कर देंगे, है ना। अगला क्या है? मगन भाई ईश्वर भाई पटेल बनाम भारत संघ। ये भी एक अच्छा, मतलब इसको भी एक अच्छा वाद माना जाता है। जैसे सीमा विवाद को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सीमा विवाद को न्यायाधिकरण यानी कि जो ट्रिब्यूनल है उसको सौंपने संबंधी समझौता क्षेत्र के हस्तांतरण के समान नहीं माना जाएगा। इसे कार्यपालिका कार्यवाही से ही लागू किया जा सकता है, संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। और एक लास्ट वाला है आरसी पोर्डियाल बनाम संघ। इसमें जो आर्टिकल 2 है उसके अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना पर शर्तें लगाई जा सकती है, परंतु ये शर्तें संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल प्रवेश दें और शर्तें लगाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं हो। तो ये कुछ बेरुवाड़ी का तो काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। बाबूलाल परांठे का भी आप ध्यान रख सकते हो, और बाकी ये दोनों भी। चलते हैं अंतिम दौर में कि अब क्या दे रखा है। देखिए, राज्य पुनर्गठन की समय रेखा टाइमलाइन भी इसमें दे दी। हालांकि ये पुनर्गठन का एक पूरा एक अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, अब दे ही रखा है तो। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन, भाषाई आधार पर 14 व 6 राज्य बने। आपको ध्यान रखना है कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। वर्तमान में 28 और 8 है ना। 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम से महाराष्ट्र व गुजरात का निर्माण हुआ, 1 मई, महाराष्ट्र और गुजरात।
1962 में गोवा, दमन दीव 12वां संविधान संशोधन और पांडिचेरी 14वां संविधान संशोधन के तहत संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किए गए। बाद में फिर गोवा राज्य बन गया था। 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर पूर्ण राज्य बना। नागालैंड पूर्वोत्तर का एक राज्य है। 1966 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण, चंडीगढ़ अभी भी संघ राज्य क्षेत्र में आ रहा है ना, और पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है वो संयुक्त रूप से। उसके बाद 1971-72 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये भी पूर्ण राज्य बने 1971-72 में, है ना। यहाँ सब डेट दे रखी है, आप देख लीजिएगा। 1975 में अभी हमने बात करी 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 2A को निरस्त कर दिया गया। वही 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बने और गोवा को भी राज्य का दर्जा बना दिया गया और दमन दीव 2 अलग संघ राज्य क्षेत्र बन गए। अभी दादरा और दमन दीव, नगर हवेली ये सब एक ही है फिलहाल में, चारों को दोनों को एक कर दिया है। 2000 में छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, फिर उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर और झारखंड बना बिहार से अलग होकर। 2014 में पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हुआ जिसमें तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य 2 जून को। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के साथ 2019 में जम्मू कश्मीर 2 संघ राज्य क्षेत्रों में इसको विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और लास्ट में 2020 में अभी हमने ऊपर चर्चा करी दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव इनको मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र कर दिया। तो अभी आपको वर्तमान में याद रखना है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लास्ट वाले आपको बताइए, एक तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करा जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए और 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं अनुसूची संशोधन, 2 बाहरी 3 आंतरिक। ये याद रखने के लिए कि 2 बाहर से हम किसी को अंदर एंट्री दे रहे हैं देश में और 3 आंतरिक ही इंटरनल पुनर्गठन हो रहा है राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नाम में। अब लगता है समाप्ति की ओर है। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनके आंसर भी यही है, तो आप देख लीजिए अब आपसे बन रहा है कि नहीं, अगर आपने क्लास पूरी ढंग से देखी है तो। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1। हमने सबसे पहला आर्टिकल ये देखा था। अच्छा, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? फेडरेशन का क्यों नहीं? तो कारण क्या है? राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये मिलती है आर्टिकल 2 से। नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापित करना, नए राज्य मतलब बाहर से किसी नए देश या नए राज्यों को हम हमारे देश में अगर शामिल कर रहे हैं तो आर्टिकल 2 के तहत। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो आपको सन ध्यान रखना है, 35वां संविधान संशोधन 1974। 36वें में तो उसको पूरा राज्य घोषित कर दिया गया था, है ना। तो ये पहला हो गया, 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो यह बना 16 मई 1975 को। आप जैसे अगर डेट नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, जो मेन सन है वो सन है कि 1975 में इंदिरा गांधी के समय बना था सिक्किम। अच्छा, राज्यों की सीमा, नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? ये काफी फेमस है, कई बार पूछा गया है, तो आर्टिकल 3। अभी हम बात करें, कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन संसद के पास है और वो आर्टिकल 3 के तहत ही इसको कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक पेश करने से पहले सिफारिश किसकी आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की बिना अनुमति के ये विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा, अनुच्छेद 3 में समय सीमा तय करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस संशोधन से मिली? तो हमने अभी आगे पढ़ा था 5वां संशोधन 1955, इसके माध्यम से समय सीमा तय कर दी गई राष्ट्रपति को, है ना। अनुच्छेद 3 में एक्सप्रेशन 1 और 2 किस संशोधन से जोड़ी गई? तो ये 18वें संशोधन 1966। वही के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों शामिल है। बेरूबाड़ी संघ मामला, ये काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 किससे संबंधित है? राज्य क्षेत्र का विदेश को हस्तांतरण, और ये था कि भाई कैसे देंगे, आर्टिकल 3 के तहत देंगे या संशोधन करना पड़ेगा? तो संशोधन करना पड़ेगा। बेरूबाड़ी निर्णय के बाद क्षेत्र हस्तांतरण हेतु कौन सा संशोधन पारित हुआ? 9वां संशोधन 1960, है ना, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमको पाकिस्तान को देना था, क्योंकि वो उसको भौगोलिक रूप से बिल्कुल कवर कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। मगन भाई पटेल बनाम भारत संघ मामला किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यह सीमा विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने से जुड़ा हुआ है। आरसी पोडवाल मामला किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 2 से संबंधित है। अभी ऊपर देखा हमने लास्ट वाले जितने विवाद थे, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बने हैं उन कानूनों में अनुसूची संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 4 में। मतलब 2 और 3 के तहत यदि कोई भी कानून बनता है तो आर्टिकल 4 में ये प्रावधान है कि वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत बना कानून 368 के तहत संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाता?
क्योंकि यह साधारण बहुमत से पारित होता है और संविधान इसे अपवाद मानता है। लास्ट में है भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तो 29वां राज्य तेलंगाना बना। बाद में फिर वो उसको जोड़ दिया था तो फिर वो कम हो गए थे। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 2014 में आया। डेट भी याद रख सकते हैं आप, 2 जून 2014। नवंबर 2000 में कौन से 3 राज्य बने थे? ये काफी पुराना क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये लेटेस्ट है, इसको पता होना चाहिए, 2019 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये डिवाइड हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र बने? तो अभी हमने बात करी जम्मू कश्मीर व लद्दाख। देख लेते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में या इसके अगले पार्ट भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।